हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो को लेकर। मैं महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहा हूँ और आप देखना शुरू कर चुके हैं महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल। दोस्तों, 2 दिनों से कश्मीर के पहलगांव की बहुत ज़बरदस्त चर्चाएं हैं। एक वीडियो हमने भी कल बनाया था, लेकिन हमने तो टोटल कश्मीर समस्या का जो प्रॉब्लम है और कब से शुरू हुई और क्या क्या हुआ, उसके बारे में बात की थी। उस समस्या के बारे में कि समस्या वास्तव में क्या है। अ, हम ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस समस्या को समझ ही नहीं पा रही है और वो इसको या तो केवल जमीन का विवाद समझ रही है कि कश्मीर जो है हमें अपने साथ रखना है, लेकिन वहाँ के आम लोग, जो वहाँ के लोग हैं, उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों, ये नई बात है। बात ये है कि कश्मीर के लोग जो है हमारे भारत के लोग हैं और उन्हें खुश रखना सरकार की पहली जिम्मेदारी है। और ये धर्म का मामला भी नहीं है। वो ये समझ रहे हैं कि कश्मीर में चूंकि 90% अल्पसंख्यक मतलब मुसलमान रहते हैं, इसलिए यहाँ पर दूसरे हिंदुओं को ला के बसा देंगे और ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, उससे समस्या हल हो जाएगी। तो नहीं होगी। 370 धारा हटाने का जो ये नाटक किया, उसमें भी मुख्य दिमाग में उनके यही था कि हम 370 धारा हटा करके यहाँ लोगों को ला के बसा देंगे तो मिक्स पॉपुलेशन हो जाएगी और झगड़ा समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये बिल्कुल गलत सोच है और उसको आप देख रहे हैं लद्दाख में। लद्दाख में भी आपने यही किया था कि लद्दाख के लोग को अलग कर दिया जम्मू कश्मीर से। आपने सोचा कि ये बौद्ध को मानने वाले हैं इसलिए कश्मीर में के साथ नहीं रह सकते, लेकिन उससे आपका नुकसान हो गया। नुकसान ये हुआ कि बौद्ध लोगों ने, मतलब वहाँ के वांगचू लोग, जो वहाँ का लीडर है, मतलब सांस्कृतिक लीडर है, वो राजनीतिक लीडर नहीं है, लेकिन उसने वहां पर जो समस्या है वो बताई और उसने पर्यावरणीय समस्या बताई, उसने चीन जो कब्जा कर रहा है उसकी बात बताई और उसने 22 दिन तक वहां पर अनशन किया खुले आसमान में। 15 डिग्री टेम्परेचर, माइनस 15 डिग्री टेम्परेचर में खुले आसमान के नीचे उसने अनशन किया। आपको थोड़ी बहुत तो शर्म आनी चाहिए थी, उससे जाके बात करते, लेकिन नहीं किया। वो दिल्ली आया पैदल 100 लोगों को साथ लेकर के, आपने नहीं बात की। तो ये इससे नहीं हो जाए, बात तो आपको करनी पड़ेगी। खैर, अब मैं आपको ये तो कल की बात हुई। मैं अभी पहलगांव की बात करने वाला हूँ। और पहलगांव में जिस तरह से हमला हुआ उसकी सब जने निंदा कर रहे हैं, पूरा विश्व निंदा कर रहा है और हमारे देश के सारे पॉलिटिकल पार्टी के नेता, चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, सब उसकी निंदा कर रहे हैं, भर्त्सना कर रहे हैं, मरम्मत कर रहे हैं। दोस्तों, पहलगांव के ऊपर आगे बात करें उसके पहले मैं ये चाहता हूं कि आपसे ये अपील करूं कि अगर आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब न किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और दूसरे सोशल ग्रुप्स में भी डालें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो दोस्तों, ये जो बात मैं कह रहा हूं, आतंकी हमला बहुत जबरदस्त था और आतंकी हमला क्यों हुआ इसके ऊपर भी काफी चर्चा हो रही है। कल ये जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी उसमें भी काफी प्रश्न उठाए, लेकिन सारे नेताओं ने बाहर आकर के ये कहा कि सरकार कदम उठाए, हम सरकार के साथ हैं।
सरकार भी लग रही है कि बहुत गंभीर है, लेकिन जैसे प्रधानमंत्री वहां से अपना दौरा खत्म करके चले आए सऊदी अरबिया से, पहले ही मतलब पूरा नहीं हुआ, उसके बीच में छोड़ के चले आए। फिर आते ही उन्होंने ऐसा दिखाया जैसे एरोड्रम पे ही उन्होंने लोगों से बातचीत की, मतलब सुरक्षा के जो अधिकारी थे उनसे, और उसके बाद घर आकर के भी मीटिंग करी, और मीटिंग के बाद बहुत सारे फैसले भी लिए। इसी तरह से शाह साहब भी 2 दिन तक जो है कश्मीर गए, कश्मीर में सब तरफ घूमे इधर उधर। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि जो पहलगांव जहाँ 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 ये स्पॉट है जहाँ पर ये आतंकी हमला हुआ, वहां तक ये आतंकवादी कैसे पहुंचे? अब आप किसी और को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि शाह साहब खुद गृह मंत्री हैं, और पुलिस, कश्मीर की पुलिस और बीएसएफ दोनों उनके अंडर में। ये भी नहीं है कि एक ही उनके अंडर में, दोनों उनके अंडर में है। उसके बावजूद भी अगर इस तरह का हमला हो जाता है तो ये तो खैर भारत है और बीजेपी की सरकार है, बाकी सबसे पहली मांग ये होती कि अमित शाह इस्तीफा दें। दोस्तों, इससे क्या हुआ है कि भारत और पाकिस्तान के जो संबंध पहले से ही खराब हैं, वो और ज्यादा नाजुक मोड़ पर आ गए हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगांव हमले के बाद जो है मीटिंग की, और मीटिंग के बाद ये घोषणा की कि सिंधु समझौता खत्म, जो पानी जल संधि है सिंधु नदी की, वो खत्म, और हम पानी रोकेंगे। बहुत अच्छी बात है, रोकना ही चाहिए। और भी कई समझौते हुए, जैसे वीजा वगैरह, या जो हाई कमिश्नर ऑफिस में लोगों को कम करना, ये सारी बहुत सारी बातें हुई। व्यापार बंद कर देना, व्यापार बंद तो शायद पाकिस्तान ने किया। जो हमने ये कहा कि भाई हम सिंधु समझौता रद्द कर रहे हैं, जो 1960 में हुआ था, और ये सिंधु समझौता है क्या? और पाकिस्तान ने ये कहा कि हम शिमला समझौता बंद कर दें, निरस्त कर देते हैं, मतलब उसको सस्पेंड कर देते हैं, निलंबित कर देते हैं। तो ये, और उन्होंने भी मतलब सारे एरोड्रम्स बंद कर दिए, वाघा बॉर्डर बंद कर दिया उन्होंने, मतलब पाकिस्तान ने सब तरह के लेन देन, व्यवहार, व्यापार वगैरह सब बंद कर दिया। तो अच्छी बात है, ये दोनों तरफ से एक एक्शन हमने किया, उसका रिएक्शन वो दे रहे हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है। ये हमेशा होता है कि आप एक राजनयिक को निकालते हो, 5 आदमी को, तो वो 3 आदमी वो भी निकालते हैं। और ये सिर्फ पाकिस्तान के साथ ही जुड़ा हुआ नहीं है, ये अमेरिका और कनाडा और सबके साथ है कि हमने कनाडा के आदमी निकाले तो उन्होंने, कनाडा ने भी हमारे आदमी निकाल दिए, ये सबके साथ है। तो इसलिए कोई खास उसमें बात नहीं है। और ये मतलब इस पहलगांव का जो हमला हुआ, उसके संदर्भ में अगर देखें तो बहुत ही छोटा एक्शन है ये। अब ये जो बड़ी बात है वो ये है कि भारत ने सिंधु समझौता समाप्त कर दिया, और ये सिंधु समझौता मतलब कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता नहीं है, कोई संयुक्त राष्ट्र संघ ने नहीं करवाया, ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों के लोग नेताओं ने मिलकर के किया था, और उसको उन्होंने हमने खत्म कर दिया। इसी तरह से शिमला समझौता पाकिस्तान ने कहा हम शिमला समझौता को नहीं मानते, उसको सस्पेंड कर देंगे। तो अब ये समझने की बात है कि सिंधु समझौता क्या है, इसका तत्काल असर क्या होगा, और
शिमला समझौता क्या है, उसका तत्काल असर क्या होगा और उनसे फायदा किसको होने, दोनों दोनों तरफ से जो एक्शन हुआ है उस एक्शन का लाभ किसको मिलने वाला है, ये देखने वाली बात है। तो दोस्तों, सिंधु समझौता जो है हमने घोषणा कर दी और हम पानी नहीं जाने देंगे, ठीक बात है। और लेकिन नदी में तो कोई वाल होता नहीं है कि आपने वाल बंद कर दिया पानी रुक गया। पाइप में तो वाल होता है, पाइप का वाल बंद कर दो पानी रुक जाता है। यहाँ पे वाल नहीं है, आपको वो साधन बनाने पड़ेंगे। वो या तो आप नया डैम बनाओ या आप टनल वो वहां से उसको बंद करके चैनल मतलब कोई कैनाल बनाओ, जिससे पानी को जो है अपने यहाँ के भाखड़ा नांगल या वो जो हिरेक बांध है उसमें पानी को डाइवर्ट करो। तो वो आज तो नहीं हो सकता है, आखिर उसको बनने में समय लगेगा। और मैं आपको ये बताता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पहले भी, आज से 5 साल 4 साल 5 साल पहले जब भी वो उरी पर हमला हुआ था, तब भी ये घोषणा की थी कि सिंधु पानी बंद। अरे भाई, सिंधु पानी बंद तो आपने 5 साल में एक ईंट नहीं रखी वहां पे। कैनल, आप जब तक कैनाल नहीं बनाओगे पानी कैसे डाइवर्ट करोगे? और नदी पे या तो आप डैम बनाओ या उस डैम बना करके पानी को रोको और फिर कैनाल बना करके और अपने इधर डाइवर्ट करो, और या डायरेक्ट कैनाल बना करके डाइवर्ट करके हीरेक बांध और भाखड़ा नांगल बांध में जहां पे भी संभव हो। मैं नहीं जानता, मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूँ इस मामले में, हाइड्रोलिक्स का मुझे इतना नॉलेज नहीं है, हालांकि कभी पढ़ी थी थोड़ी बहुत। लेकिन इसको जो है मतलब जब तक आप ये नहीं करोगे आप उस पानी को नहीं रोक सकते। तो ये समझने वाली बात ये है कि अगर आपको उस पानी को रोकना है, आज नहीं 5 साल बाद फिर एक बार आप ये घोषणा करोगे कि हम सिंधु पानी को रोक देंगे, तब भी उस कैनाल की जरूरत पड़ेगी। तो अच्छा हो कि आप बिना घोषणा किए ही वो कैनाल बना लो या डैम बना लो जिसमें आप पानी को रोक सको। जब तक ये नहीं करोगे आपकी ये घोषणा सिर्फ दिखावा है, जैसे पहले उरी के टाइम पे की वैसे अभी की, कल कोई और घटना हो जाएगी तब भी आप यही बात घोषणा करोगे, तो इससे आपकी विश्वसनीयता खत्म हो रही है, कम हो रही है और आप कुछ नहीं करने वाले हो ये लग रहा है। मतलब तो ये तो 1960 का समझौता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान के बीच में ये समझौता हुआ था। और हम चूंकि हमारे इधर से बह करके पानी जाता है तो हम उसको रोक सकते थे, लेकिन ये जो पानी है इस पर पाकिस्तान की 80% एग्रीकल्चर और ड्रिंकिंग वाटर डिपेंड करता है। तो इसलिए ये समझौता किया कि हमारे संबंध अच्छे रहे हैं। लेकिन नहीं है अच्छे, कोई बात नहीं, हमें अगर बंद करना है तो हम कर सकते हैं। ये वो जाएंगे, अगर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाएंगे या संयुक्त राष्ट्र संघ में जाएंगे, जहां पे भी इस आवाज उठाएंगे, लेकिन हम कर सकते हैं कि भाई आप अगर ये आतंकवाद बंद नहीं करते हैं तो हम पानी नहीं देंगे। लेकिन उसके लिए आपकी तैयारी क्या है, सवाल ये है। आपकी तैयारी कुछ नहीं है और आप खाली चिल्ला रहे हो, तो इस चिल्लाहट से तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, फिर उन्होंने जो घोषणा की है कि हम शिमला समझौता निरस्त कर देंगे। अब क्या है शिमला समझौता? 71 में पाकिस्तान और हिंदुस्तान का युद्ध हुआ, उसमें पाकिस्तान को पूरी तरह शिकस्त मिली और उस शिकस्त के चलते 1972 में एक समझौता हुआ और हमारे मतलब उस युद्ध में 93,000 सैनिकों को सरेंडर करवाया पाकिस्तान के। तो वो हमारे ऊपर एक बोझ था सर, 93,000 लोगों का, और उसकी सुरक्षा का, उनके खाने पीने का सारा। तो इसलिए हमने वो शिमला समझौता किया। भुट्टो आए यहाँ पर
इंदिरा गांधी और भुट्टो ने शिमला में बैठ करके समझौता किया, इसलिए इसको शिमला समझौता कहा जाता है। अब शिमला समझौता में खास खास क्या बातें थी? बात ये थी कि हम कोई भी विवाद होगा वो आपस में बैठ करके बात करके निपटाएंगे, उसको किसी तीसरे मीडिएटर को नहीं रखेंगे, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र संघ हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे कोई देश हो, हम उसको शामिल नहीं करेंगे। और हम सिर्फ भारत और पाकिस्तान के नुमाइंदे बैठ करके उस पर बात करेंगे और उस समस्या का हल कर लेंगे। लेकिन क्या हुआ कि नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद 2015 से लगभग, शायद या 15 से ही मेरी समझ में, या 16 से मान लें बोले, आपने बातचीत बंद कर दी। पाकिस्तान से भी बात बंद कर दी, और पाकिस्तान से चलो बात बंद कर दी, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे कश्मीर के लोगों से, जो हम कहते हैं कि हमारे हैं कश्मीर के लोग, भारत के नागरिक हैं, उन भारत के नागरिकों से भी आप अपने बात बंद कर दिया। तो ये जो आपने काम किया, इससे वो शिमला समझौता तो वैसे ही खत्म हो गया। अब पाकिस्तान आज कह रहा है कि हम शिमला समझौता बंद कर देंगे। जब आप आपस में बात करके कोई हल कर ही नहीं सकते, तो शिमला समझौता का एक भाग तो खत्म ही हो गया ना। अच्छा, फिर शिमला समझौता के अंदर ही ये कंट्रोल लाइन जो है, अभी जो अभी जो सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा अलग है हमारी, और ये कंट्रोल लाइन अलग है। ये कंट्रोल लाइन 71 के वार के बाद बनी, और उस समय हमने 13,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन हमने जो कब्जा कर ली थी पाकिस्तान की, वो उनको लौटाई। तो अब ये अगर हटा देते हैं, अगर ये शिमला समझौता समाप्त हो जाता है, तो क्या इस कंट्रोल लाइन का क्या होगा? क्या फिर हम खुले हैं, हमें छूट मिल जाएगी कि हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक जा सकें? तो ये तो पाकिस्तान का ही नुकसान होगा ना। और वो जो 13,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन हमने जो उनको दी है, उस पे हम वापस काबिज होने के लिए कोशिश कर सकते हैं। मैं ये समझ, पता नहीं सही बात क्या है, ये जो विशेषज्ञ हैं और कूटनीतिज्ञ हैं वो इस बात को ज्यादा अच्छी तरह से समझाएंगे। लेकिन मैं ये समझ रहा हूं कि हम तो, जब शिमला समझौता खत्म हो गया तो नियंत्रण रेखा भी खत्म, और ये जो हमने वापस लौटाए उनको इतने किलोमीटर जमीन, वो भी खत्म। फिर हम इंटरनेशनल बॉर्डर तक जा सकते हैं, हमारी सेनाएं वहां ले जा करके लगाएंगे। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स मामला है, ऐसे आप केवल मुंह से कुछ भी कह देने से नहीं होगा। अच्छा, सिंधु समझौते में ये है कि भाई कुल 6 नदियां हैं, उसमें से 3 नदियों का पानी हमारे को पूरा यूज करने का है, जो व्यास, रावी और सतलज। ये 3 नदियां तो भारत, उसके पानी को भारत का उपयोग कर सकते हैं, उसको किसी पाकिस्तान को देने की जरूरत नहीं है। लेकिन 3 जो नदियां हैं, सिंधु, चिनार और झेलम, ये 3 नदियों का पानी हमने उस अकॉर्ड में पाकिस्तान को देने का तय किया है। लेकिन कुछ हिस्सा हम, थोड़ा बहुत जो है हिस्सा, मेरी समझ में 20% जो है, हम उसको उपयोग कर सकते हैं। उस पे हम डैम भी बना सकते हैं, हम उस पे बिजली उत्पादन कर सकते हैं उससे, और सिंचाई कर सकते हैं। तो ये जो काम हम कर सकते हैं, वो भी अभी तक 75, मतलब 60 के बाद से समझ लो आप 12-13 साल निकाल दो आप 75 में से, तो 60, 65 साल में वो भी हम नहीं कर रहे हैं। उसको भी हम
उपयोग नहीं कर रहे हैं। और वो पानी अगर वो 20% पानी भी अगर हमको मिल जाता है, उसका भी हम अगर नहर बना के या डैम बना के या जैसे भी हम उसको डाइवर्ट कर देते हैं, तो राजस्थान जैसा, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब में पानी जो कम है अभी, फसलों के लिए जो मारामारी चल रही है पानी की, वो तो निपट ही जाए। तो ये हमको करना चाहिए, बल्कि हमको, लेकिन केवल चिल्लाने से नहीं होगा ना। आपको अभी तक तो डीपीआर भी नहीं बनी है। अगर कैनाल बनानी है तो डीपीआर तो बनानी पड़ेगी, अगर डैम बनाना है तो डीपीआर तो बनाना पड़ेगा, बजट आवंटन करना पड़ेगा। बजट आपका है नहीं अभी, उसमें कहाँ से बनाएंगे? तो ये सारी चीजें उसमें आनी चाहिए। फिर तो ये जब तक आप नहीं करेंगे, तब तक इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है। और सबसे जो मुश्किल बात, मतलब जो सबसे खराब बात जो इस पूरे एपिसोड में हुई है, वो ये हुई है कि नरेंद्र मोदी सरकार दूसरे ही दिन, मतलब कल ही, बिहार चले गए और एक चुनावी, मधुबनी में एक चुनावी भाषण देने के लिए, एक रैली को संबोधित करने के लिए। और वहां पे आप दहाड़ तो रहे हैं कि हम सबक सिखा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन आप ने उस चुनावी सभा को संबोधित करने के चक्कर में, ये जो ऑल पार्टी मीटिंग में आपको रहना चाहिए था, वो आप नहीं रहे। तो इससे लगता है कि आप उतने गंभीर नहीं हैं, सिर्फ भाषण देने के लिए ही गंभीर हैं, समस्या का हल करने के लिए कतई गंभीर नहीं है। तो ये सारी बातें हैं। तो हर बार होता है, पुलवामा जैसे हुआ। और मुझे तो ये भी लगता है कि जैसे पुलवामा आ, उन 2019 के पार्लियामेंट चुनाव के कुछ दिन, साल, कुछ महीने पहले हुआ था, 4 महीने, 3 महीने, 4 महीने पहले। और जिस तरह से वो डिजाइन किया गया था, और जो कश्मीर के गवर्नर मलिक साहब हैं, जिन्होंने बाद में कहा कि ये हमारी गलती थी, और जिस तरह से वो सारी बातें, क्या तुम चुप रहो और ये बड़ा खेल है, तो वो जो खेल था, वही खेल कहीं यहाँ पे पालगांव, जो ये कश्मीर में जो ये हमला हुआ है सैलानियों पर, टूरिस्ट पर, वही डिजाइन तो नहीं है बिल्कुल सेम, कि यहाँ हमला हुआ, दूसरे दिन आप बिहार चले गए। बिहार चुनाव जीतने के लिए कश्मीर का हमला करवाया, जैसे पुलवामा का हमला संसद का चुनाव जीतने के लिए करवाया था। तो ये अगर है तो बहुत ही लज्जाजनक है, शर्म निरपेक्ष हो गई है सरकार, इसका मतलब ये है। इसलिए इसके ऊपर जरूर सफाई होनी चाहिए। मैं इसी बात को पे ये वीडियो खत्म करता हूँ, काफी लंबा हो गया, लेकिन जरूरी भी था। तो अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है, तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, फॉरवर्ड करें और मित्रों को भेजें, ताकि ये बात ज्यादा से ज्यादा फैल सके और लोगों को मालूम हो कि क्यों पहलगांव में ये हमला हुआ। तो मिलते हैं और किसी वीडियो के साथ। जय हिंद।